इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमरावती फसादात के ताल्लुक से। अमरावती फसादात मामले में शिवसेना लीडर पराग को किया गया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस ने पराग को किया गिरफ्तार। पराग और 3 शिवसैनिक हिरासत में। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमरावती फसादात के ताल्लुक से। अमरावती फसादात मामले में शिवसेना लीडर पराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने पराग को गिरफ्तार किया। पराग और उनके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमरावती फसादात के ताल्लुक से, जहां पर शिवसेना के लीडर पराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। पंजाब चुनाव के पेश नज़र अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा है कि आप हुकूमत बनने पर बिजली मुफ्त मिलेगी और ख्वातीन को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आपकी हुकूमत बनने पर पंजाब का मुस्तकबिल संवर जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में केजरीवाल ही वो शख्स है जो बिजली पूरी तरह मुफ्त फराहम कर सकता है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे। 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिस जिस की बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? अभी उनका लुधियाना में भाषण चल रहा था, मैं और भगवंत देख रहे थे उसको। वहां कहता है कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का 0 बिजली का बिल आया हो तो मेरे को बता दो। पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। बिजली का बिल 0 करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल 0 कर सकता है। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, एक मौका केजरीवाल को देके देखो, एक मौका झाड़ू को देके देखो। दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था हमको, हमने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया। दिल्ली वाले बाकी सारी पार्टियां भूल गए। अब दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस की तो वहां 0 सीट आती है हर बार। आप पंजाब के अंदर भी सारी पार्टियां भूल जाओगे। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखो। बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने गोरखपुर में वाक़े मंदिर में पूजा की। गोरखपुर में जेपी नड्डा ने एक अवामी रैली को भी खिताब किया। अपने खिताब में इन्होंने मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने 3 तलाक को ख़त्म किया और कई तरक्याती काम किए। तो 30 करोड़ की जनता को बचाते हुए पहले जान है तो जहान है, और बाद में जान भी है और जहान भी है, इस बात को चरितार्थ करके दिया। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से अबूरी राहत दे दी है। फिलहाल परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस जिम्न में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। अमरावती में एक मरतबा फिर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। बीजेपी की जानिब से जेल भरो आंदोलन और वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन के लिए एहतजाज की कॉल के बाद अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत अमरावती में एक जगह 5 से ज़्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा बाजार खुले रहेंगे और शॉपिंग भी की जा सकेगी। समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक लगातार नए इंकशाफात कर रहे हैं। नवाब मलिक ने आज ट्वीट कर समीर वानखेड़े के निकाहनामे से जुड़ी तस्वीरें शेयर की। तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि समीर वानखेड़े निकाहनामे के पेपर पर दस्तखत कर रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े पैदाइशी तौर पर मुसलमान है, लेकिन दर्ज फहरिस्त ज़ात के ज़ुमरे से होने का दावा करके मरकजी हुकूमत की नौकरी हासिल की।
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई गई है। शहर के इको गार्डन में ये महापंचायत हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने आज कहा कि मरकजी वजीर अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और एमएलए एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने बाराबंकी में एक रैली को खिताब किया। इस दौरान अवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस तरह ज़रई क़वानीन को हुकूमत ने वापस लेने का ऐलान किया, ठीक इसी तरह मरकज़ को CAA को भी मनसूख कर देना चाहिए। अवैसी ने धमकी दी कि अगर मरकजी हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो फिर से CAA मुखालिफ एहतजाज शुरू किया जाएगा और शाहीन बाग बनाया जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहां पर। एमआईएम ने उत्तर प्रदेश में 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में उनकी पार्टी 100 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इसी तनाजुर में एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली के साथ न्यूज़ 18 ने खुसूसी बातचीत की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। शौकत साहब, किस तरह से चुनाव में आप लोग आएंगे और ख़ास करके कानपुर की बात की जाए या कानपुर की सीटों की बात की जाए, जिस तरह की चर्चाएं हैं उस पर किस तरह की आप? देखिए, कानपुर शहर हमारे लिए बहुत अहम है और कानपुर की हम तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पहले कहा है कि हम 100 सीटों को आइडेंटिफाई करके उस पर हम काम कर रहे हैं और लगभग 70% हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। जो भी कमी है इंशाअल्लाह ताला उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे, लड़ेंगे और मजबूती के साथ। अगर हम चुनाव में अकेले जाएंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत अलायंस बने जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और एमआईएम पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा हो। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये लोग एमआईएम पार्टी से अलायंस करेंगे, जबकि एमआईएम पार्टी चाहती है। अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो 100 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। शौकत साहब, एक चीज़ और की चर्चाएं हैं कि आप कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा क्या कुछ? देखिए, ये पार्टी फैसला करेगी। अगर हमारी पार्टी के लोग चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मशवरा लेंगे। अगर उनकी इजाज़त होगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, कोई इशू नहीं है। चुनाव तो लड़ना ही है और लड़ेंगे नहीं तो फिर मुकाबला कैसे होगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ शौकत साहब मौजूद थे, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव में वो अगर अकेले उत्तर प्रदेश के चुनाव में होंगे तो 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। कानपुर से संदीप सरदार, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत के 3 सदर मुकाम के बिल को वापस लेने का ऐलान किया है। एडवोकेट जनरल ने रियासती हाई कोर्ट को बताया कि हुकूमत 3 सदर मुकाम के बिल को वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासती काबीना की इमरजेंसी मीटिंग के बाद वज़ीर आला का इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। वाज़ेह है कि जगन मोहन ने रियासत के 3 सदर मुकाम अमरावती को लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव और कर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाने का मंसूबा बनाया था। अमरावती के अवाम हुकूमत के फैसले के खिलाफ है। अमरावती परिरक्षणा समिति और JAC एक रियासत एक सदर मुकाम की मांग करते हुए गुज़िश्ता 700 से ज़्यादा दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सैलाब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। अवाम को नकलो हमल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिला अनंतपुर के हिंदूपुर में एक प्राइवेट बस ब्रिज पार करने के दौरान फंस गई, जिसमें 30 अफराद सफ़र कर रहे थे। मुकामी अवाम की मदद से तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत बस से बाहर निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पीर को हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से नवाजा। बालाकोट फ़ज़ाई हमले के एक दिन बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के F-16 लड़ाका तैयारे को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को तरक्की दी गई। अभिनंदन को वीर चक्र देने का ऐलान पहले ही हो चुका था। इससे कबल इन्हें पाकिस्तानी फ़ज़ाई दरअंदाजी रोकने पर शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका। अभिनंदन के अलावा
सूर्य प्रकाश जाधव को बाद अजमर कीर्ति चक्र से नवाजा गया। इन्हें यह अवार्ड जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को खत्म करने के ऑपरेशन में इनके किरदार के लिए दिया गया था। साथ ही मेजर विभूति शंकर को भी बाद अजमर शौर्य चक्र से नवाजा गया। इन्हें यह अवार्ड 5 दहशतगर्दों को हलाक करने और 200 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद करने के ऑपरेशन में इनके किरदार पर दिया गया। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के मुतालबात को लेकर अब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टीचर सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी कैंपस से एक एहतजाजी जुलूस निकाला। जुलूस में यूनिवर्सिटी का असतिज़ा के अलावा इलाहाक डिग्री कॉलेजों के टीचरों ने भी शिरकत की। टीचरों का कहना है कि पुरानी पेंशन पॉलिसी में टीचरों को मुस्तकबिल के लिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। पेंशन स्कीम खत्म किए जाने से ये सहूलत भी खत्म हो गई है। टीचरों का यह भी कहना है कि वो अपने मुतालबात पूरे होने तक जमहूरी तर्ज पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजियों ने कहा कि मुतालबात को संजीदगी से नहीं लिया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में एक ये बहुत बड़ी अच्छाई थी कि कोई किसी का अगर असामयिक निधन हो जाता है तो उसके जो पत्नी हैं, बच्चे हैं या पति और बच्चे हैं या माता पिता हैं वो वित्तीय अभाव से नहीं जूझेंगे। लेकिन नई पेंशन जो नया हमारा सिस्टम है इसमें अगर किसी ने बस 5 साल नौकरी की तो उसकी पेंशन क्या बंधेगी, किसी की अगर 10 ही साल की नौकरी हुई तो पेंशन क्या बंधेगी। तो अगर हमने अपना जीवन इसमें लगाया, अपनी पूरी ऊर्जा लगाई तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा कि अगर हमारे पास बाकी के जीवन के लिए एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था न रहे तो किसी के जीवन का कोई ठिकाना है नहीं। तो ऐसी अवस्था में सरकार हमारे लिए क्या करेगी। आज हम लोगों ने शिक्षक संघ की आम सभा की बैठक में जो निर्णय हुआ, पुरानी पेंशन बहाल हो और नई पेंशन योजनाएं वापस ले सरकार, उसके लिए हम लोगों ने एक पैदल मार्च का आयोजन किया सुभाष चौराहे से लेके पत्थर गिरजाघर तक। यह आंदोलन की शुरुआत है और हम सब आज अटेवा द्वारा जो लखनऊ में भी राज्य कर्मचारी सब प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, उनका मैं समर्थन कर रहा हूं। आगे ये लड़ाई जितनी लंबी लड़नी होगी, सड़क से संसद तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव का आज 82वां यौम पैदाइश है। लखनऊ में वाक़ पार्टी दफ्तर में मुलायम सिंह यादव की सालगिरह तकरीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। तकरीब में मुलायम सिंह यादव समेत पार्टी सदस्य अखिलेश यादव के अलावा पार्टी लीडरान और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके जश्न मनाया। इस मौके पर पार्टी लीडरान और कारकुनों ने मुलायम सिंह यादव को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि मुलायम सिंह यादव की पैदाइश इटावा जिले के सैफई देहात में 22 नवंबर 1939 को हुई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कानपुर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड में 23 नवंबर को बीजेपी की जानिब से 22,000 बूथ प्रेसिडेंट का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ व दीगर लीडरान भी शरीक होंगे। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने निराला नगर रेलवे ग्राउंड का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में। आप जिस तरह देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर तकरीबन 22,000 से ज़्यादा बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। एक ये भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी होगी जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने जा रही है और इतने बड़े स्तर पर ये सम्मेलन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको 2022 में होने वाले चुनाव को देखते हुए देखा जा रहा है किस तरह से बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और उन्हें क्या मंत्र देंगे। कानपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का 718वां उर्स आज बाद नमाज मगरिब शुरू होगा। उर्स में शिरकत के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन पहुँच रहे हैं। उर्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कई ममालिक से ज़ायरीन दरगाह पहुँचे हैं। उर्स में कोरोना क़वानीन का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। ज़ायरीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर चादर, फूल चढ़ाए, मन्नतें मांगी और अल्लाह से परेशानियाँ दूर करने की भी दुआ की। और यहाँ पे जो लोग आते थे, पहले गद्दियाँ आती थी हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग आते थे। अजमेर शरीफ से भी बहुत लोग आते, गद्दियाँ जितनी भी दरगाह है, खानखां है, सब यहाँ आते थे। और दूर दूर से यहाँ कव्वाल भी आते थे, गाने के लिए कव्वाली होती थी। अभी जो गाइडलाइन है उसकी वजह से हमने पब्लिक को कम
अलाउ किया है आना यहाँ पे, तो गाइडलाइन से, क्योंकि कव्वाली भी हमारे यहाँ बंद है एक तरह से, तो यहाँ इंतज़ाम हमने पूरे कर रखे हैं कि कम लोग आएँ और कम बैठे, या बैठने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं हम बैठने की दरबार शरीफ में, बस ज़ारत करें और जाएं बाहर। तो इनका आज 718 उर्स मुबारक जो हैं, इस पे एक अलग फयूज़ बरक़ात होते हैं इनके दर पे आने पे, क्योंकि यहाँ पैगंबरों की सवारी रुकी है कि उनको कहा गया कि अब अगले जन्मों में जो आपके उम्मतियों में से आएंगे, उम्मती मोहम्मदिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो शेखुल मशाइख थे, इसलिए आपकी सवारी इधर रुक गई। इसको कहते थे गयासपुर असली तवारीख में, आज इसको कहते हैं अब नई दिल्ली, अब राजधानी यही थी, तब राजधानी अजमेर शरीफ थी। तो सुल्तान मशाइख के दर पे वही आएंगे जिनको महबूब बुलाएंगे, महबूब जिनको बुलाते हैं वही तो आते हैं। सरकार की हाजिरी के लिए आया हूँ, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया कई बार आया, लेकिन आने का और नसीब नहीं हो रहा था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगा कि मैं निज़ामुद्दीन साहब का पहले सरकार की हाजिरी कर लूँ, उसके बाद में एक्चुअली नहीं, मैंने तो सरकार से बस यही हाजिरी खाली पेशकश की है कि हाजिरी कबूल कर दे सरकार मेरी। उस मन्नत तो क्या दुआ मांगी, ऐसे हर चीज़ आदमी को, इंसान को खुश रहे बस, और सारी परेशानियां दूर कर दे सरकार की, बस और तो कुछ नहीं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आज शाम को मगरिब के बाद 718वां उर्स शुरू हो जाएगा। इसमें दुआ होगी और उसके बाद फिर कल एक इशा के बाद कुल होगा जिसमें दुआ की जाएगी, और 24 तारीख को यानी बुध को बड़ा कुल होगा सुबह 11 बजे, उसमें भी दुआ की जाएगी। उसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, और समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर आते हैं और उनसे इल्तजा करते हैं कि अल्लाह से दुआ करें और उनकी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा किया जाए। और उसके लिए लोग यहाँ पर अपना सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, कुछ लोग फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग चादर चढ़ा रहे हैं, जिसकी जो मन्नतें हैं वो यहाँ चादर और फूल चढ़ाकर मांग रहे हैं। औरतों का अंदर मज़ार पर जाना पाबंदी है, तो लेकिन इसके बावजूद जो औरतें हैं वो अपनी मन्नत का धागा जाली पर बांधती हैं, यहाँ से वो अपनी दुआ करती हैं कि हजरत अल्लाह से दुआ करें कि उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उनको दूर कर सके। आज यहाँ पर पाकिस्तान से भी करीब 60 या 70 लोगों का एक डेलीगेशन है, वो आया है, वो अलग अलग ग्रुप्स में आ रहे हैं और यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर की जाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी खासकर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है, इसी वजह से इस बार के उर्स में कव्वाली नहीं की जा रही, और इसके अलावा लोगों को ज्यादा भीड़ ना हो उसका भी खास इंतजाम किया गया है। यहाँ पर धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते रहें, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर इंतजाम में लगे हुए हैं कि लोगों को एक सिस्टम बना है उसके तहत काम करें, ज्यादा भीड़ ना करें, कोरोना प्रोटोकॉल्स जो हैं कोरोना के उनका पालन किया जा सके। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफ़ी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइज़र और डेवलपर सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल मुस्तकबिल के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है, इस बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। इसके दो रीजंस हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं, और इसके आगे क्या, ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्पररी ट्रेंड से आगे जाकर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे सकते हैं और ये प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं।